Good morning, everyone. I'm waiting for 1 more minute. After 1 minute, we will start. Can you see my screen now? Can everybody see my screen now? Please give me a confirmation. Anybody please give me the confirmation if you can hear me and if you can see my screen. मेरा screen अगर सभी को दिख रहा है तो मुझे confirmation दीजिए please. Hello. सभी को आवाज़ आ रही है? सभी को आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. Okay, thank you, Keshav. So, today the topic is still the same, and we were discussing the methods of capital budgeting. The traditional method of capital budgeting, the first method was payback period, जो हम डिस्कस कर रहे थे और हमने इसको स्टडी कर लिया था. एडवांटेजेस भी हमने इसकी स्टडी कर ली थी कि पीवीबी मेथड का जो एडवांटेजेस है वो इजी टू अंडरस्टैंड है. एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पर हम वैल्यूज पुट करते हैं और हमें एक पीरियड या एक टाइम मिल जाता है. हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो इनिशियल कैश आउटफ्लो हुआ था या इन्वेस्टमेंट हुआ था वो हमें टोटल कितने टाइम में वापस मिल जाएगा. दैट टाइम वी बेसिकली
आइडेंटिफाई थ्रू PBP मेथड, पे बैक पीरियड मेथड। डिसएडवांटेजेस हमें आज से कवर करना था। इस मेथड की डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये कैश इनफ्लोज, सारी कैश इनफ्लोज को नहीं कंसीडर करता। सिर्फ हम लोग पे बैक पीरियड मेथड देखते हैं, तो जिस टाइम पीरियड तक हमको वो पैसा वापस मिल जाता है इन्वेस्टमेंट का, हम सिर्फ वही तक फोकस करते हैं। उसके बाद कितना कैश इनफ्लोज हो रहा है एनुअली, हर ईयर में एनुअली कुछ ना कुछ बेनिफिट हमको होता रहता है, बट हम उसको कंसिडर नहीं करते। और उसके बाद कितने ईयर्स तक भी प्रॉफिट वो चाहे हमें देता रहे लॉन्ग टर्म, और 5 साल 10 साल तक भी देता रहे, तो हम उन कैश इनफ्लोज को कंसिडर नहीं करते। ये मेथड नहीं उनको फोकस करता, इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद इट डजंट कंसिडर द टोटल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। इट डजंट कंसिडर टोटल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट का मतलब वही सेम चीज़ कि टोटल बेनिफिट कितना हो रहा है प्रोजेक्ट से, वो हम कंसिडर नहीं करें। हम सिर्फ और सिर्फ कैश आउटफ्लोज को वापस अगर आता है तो कंसिडर कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, अगर नहीं आता है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, और ट्रेडिशनल अप्रोच में ये मेथड है और एक और नेक्स्ट मेथड जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ये दोनों ट्रेडिशनल मेथड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। आई होप टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबको पता है कि वैल्यू जो है मनी का, पैसे का वैल्यू टाइम के साथ जो चेंज होता है, रिड्यूस होता है, कम हो जाता है वैल्यू उसका, वो उस पॉइंट को कंसिडर नहीं करता। यानी कि सारे ईयर्स के एनुअल इनकमिंग्स को या एनुअल कैश इनफ्लोज को ये बराबर इक्वल ट्रीट करता है, और टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है। इट ओनली फाइंड्स दी रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ रिकवरी फाइंड कर रहा है। इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि हम सिर्फ और सिर्फ रिकवरी की बात कर रहे हैं, बट हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात इसमें करते ही नहीं है, विच इज़ अगैन अ डिसएडवांटेज। अगर हम किसी प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा रहे हैं सिर्फ हमें वही पैसा वापस चाहिए, तो फिर पैसा लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे तो अच्छा है कि वो पैसा हम कहीं ना लगाएं और अपने पास रखें, वो तब भी उतना ही रहेगा हमारे पास। तो हम रिकवरी को क्यों फोकस करते हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी को इसमें नहीं फोकस करते। इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज है कि हमें, अगर हम ऑब्वियसली कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 50,000 रुपये हमने कहीं इन्वेस्ट किया या 50 लाख रुपये हमने कहीं इन्वेस्ट किया, तो हम इन्वेस्ट करने का हमारा मोटो होता है कि फ्यूचर में हमें वो कुछ इनकम जनरेट करके देगा, और इनकम जनरेट करके अगर प्रोजेक्ट देता भी है तो ये पर्टिकुलर मेथड उस पर फोकस नहीं करता। प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट करने से नहीं होगी, होती भी है, लेकिन एनुअल अर्निंग्स ये सारे ईयर्स कंसिडर नहीं करता, और सिर्फ ये देखता है कि कितने टाइम पीरियड में हमारा पैसा वापस आ जाएगा, जो निकाला है, जो हमने लगाया है या अपने इन्वेस्टमेंट किया है या अपनी कंपनी से निकाला है जो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कितने टाइम में वापस आएगा, सिर्फ उसी पर फोकस कर रहा है, रिकवरी पे कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं कर रहा है। दूसरा एक लास्ट एक डिसएडवांटेज है इस मेथड का ये है कि इट इग्नोर्स द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट को में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है पैसा, इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई मशीनरी में अगर हमने इन्वेस्ट करा है फॉर एग्जांपल, तो वो मशीनरी की अगर लाइफ 5 ईयर्स है या 10 ईयर्स है, तो वो 10 ईयर्स तक अब वो मशीनरी से जो काम हमें लेना है वो मशीनरी वो काम देगी। जैसे कि कोई प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करेगी वो, ठीक है, लेकिन उसकी लाइफ अगर 5 ईयर्स है तो उसके बाद वो अपना काम करना बंद कर देगी, यानी कि वो प्रोडक्शन फिर शायद हमको ना करके दे पाए क्योंकि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। लेकिन आफ्टर दी लाइफ ऑल्सो, उसकी जब वो ख़त्म हो जाती है लाइफ, यानी कि कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही है मशीनरी, उसके बाद भी कुछ तो जो रह जाता है, लेफ्ट ओवर जो रह जाता है मशीनरी का, उसको हम स्क्रैप वैल्यू में बेच सकते हैं। तो जैसे कबाड़ा एंड ऑल दोस, देयर आर सो मेनी पीपल हु डू दैट बिजनेस, तो उसमें अगर हम बेचते हैं उस पर्टिकुलर मशीनरी को, क्योंकि अब तो वो स्क्रैप हो गई है, बच गई है और ना वो अपना कोई काम कर रही है, तो उसको अगर हम स्क्रैप में बेचते हैं तो हमें कुछ वैल्यू तो मिल जाता है, विच इज़ ऑल्सो द प्रॉफिट आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इन दैट प्रोजेक्ट। किसी मशीनरी में हमने कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा, किसी मशीनरी में हमने पैसा लगाया, और वो हमें एंड ऑफ दी 5 ईयर्स या एंड ऑफ द 10 ईयर जो भी उसकी लाइफ है, हमें वो कुछ स्क्रैप वैल्यू भी दे रही है, बेचकर हमें कुछ मिल रहा है, तो वो भी उसी से तो हमको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट भी हमें कंसिडर करना चाहिए, जो ये मेथड नहीं कंसिडर करता है। इसलिए ये मेथड का इसका भी डिसएडवांटेज है कि एक तो ये कोई और प्रॉफिट तो देख ही नहीं रहा है, एनुअल इनकमिंग सारी भी नहीं देख रहा है, स्क्रैप वैल्यू को भी ये नहीं कंसिडर करता और इग्नोर करता है। अब ये हमारा सेकंड मेथड जो है
या सेकंड टेक्निक कह सकते हैं हम इसको, जो है हमारा ट्रेडिशनल टेक्निक। कैपिटल बजटिंग का ट्रेडिशनल टेक्निक ही है, पुरानी टेक्निक है ये, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये दो मेथड्स हैं जो ट्रेडिशनल हैं। अब आगे तीन और मेथड्स हम पढ़ेंगे, जो वो तीनों मेथड्स मॉडर्न टेक्निक्स में आते हैं या न्यू टेक्निक्स में आते हैं। और बहुत सारी आजकल की जो कंपनीज हैं वो मॉडर्न टेक्निक्स ही फॉलो करती हैं, ना वो पीबीपी फॉलो करती हैं, और ये एआरआर भी बहुत कम फॉलो होता है। बट हमें पढ़ना पड़ेगा कि पहले पुरानी टेक्निक्स क्या थी, इनकी क्या डिसएडवांटेजेस थी, और न्यू कैसे आई, मॉडर्न टेक्निक्स के क्या एडवांटेज हैं, ये सब कुछ हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम पांचों मेथड्स पढ़ेंगे। तो सेकेंड मेथड इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि हमें इसमें जो भी वैल्यूज लेनी है हम वो एवरेज लेंगे, किसी एक पर्टिकुलर ईयर का हम फोकस नहीं करेंगे, बेस नहीं लेंगे कि फर्स्ट ईयर में कितना इनकम हुआ या लास्ट ईयर में कितना हुआ या थर्ड ईयर में कितना हुआ। हम टोटल लेंगे, सारे ईयर्स में कितनी अर्निंग्स हो रही है, इनकम हो रही है, उसका हम एवरेज कर लेंगे डिवाइडेड बाय वट एवर नंबर ऑफ ईयर्स होता है। एवरेज निकालना सबको आता होगा, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर 10 साल में हमें कोई कुछ इनकमिंग्स हो रही हैं, अर्निंग्स हो रही हैं, उनका टोटल करेंगे और वो 10 ईयर्स में अगर आए तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वो ऑन एन एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हमको ये ध्यान रखना है कि हम क्या कैलकुलेट, हम जो भी ले रहे हैं फॉर्मूले में, इनकमिंग्स या आउटगोइंग्स, यानी कि इनकमिंग्स या इनफ्लोज का मतलब हो गया अर्निंग्स, आउटगोइंग्स का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगाया, वो हम एवरेज लेंगे दोनों जगह। फॉर्मूला भी मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद इस स्लाइड के बाद फॉर्मूला बताती हूँ। तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम दोनों जगह पर एवरेज चीज़ें लेंगे। तो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसमें रेट ऑफ रिटर्न मेथड अगर आ गया तो रेट ऑफ रिटर्न मेथड का मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड की ही हम बात कर रहे हैं। एक और मेथड है आगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसमें भी रेट ऑफ रिटर्न आता है, बट रेट ऑफ रिटर्न मेथड हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को नहीं कहते। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी इसी मेथड का दूसरा नाम है, और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न तो उसका नेम है ही। So you can remember that whenever if there is any question जहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न मेथड सिर्फ बता दिया गया आपको, तो आप रेट ऑफ रिटर्न मेथड का मतलब ARR लेंगे, कोई और मेथड की बात नहीं हो रही है वहाँ पे। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम एंड द डिसएडवांटेज ऑफ पेबैक मेथड। हम कुछ भी नया, कोई और मेथड या कुछ और नया हम अगर इन्वेंशन करते हैं, कुछ भी नया चीज़ लेके आते हैं अपने सिस्टम में जो कि हम यूज़ कर सके या कोई और हमारे बाद भी यूज़ कर सके, हम देखते हैं कि पुराना जो आज तक हमारे साथ चल रहा था उसकी डिसएडवांटेज क्या है, उसको ओवरकम करने के लिए हम कुछ नया बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे बिजनेस में जाएंगे, कभी ज्वाइन करेंगे कहीं पर, तो कुछ एक काम अगर आप कर रहे हैं तो उस काम में अगर कुछ इशू आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो नया प्रोसेस बनता है। उस नए प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि पुराने प्रोसेस का क्या डिसएडवांटेज था, क्या पुराने प्रोसेस में नहीं कवर कर रहे थे हम, वो हम न्यू प्रोसेस में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सेम वे ARR जब आया तो इस पर्टिकुलर चीज़ को, दानिश आप इनवाइट अपना सॉरी म्यूट कर दीजिए बेटा। तो ये पर्टिकुलर जब आया मेथड, तो ये पे बैक पीरियड मेथड की जो कुछ डिसएडवांटेजेस थी उनको ओवरकम करने के लिए आया। जैसे कि पुराने वाले मेथड की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या थी कि वो सारी ईयर्स की अर्निंग्स को तो देख ही नहीं रहा था, वो सिर्फ पे बैक पीरियड जो है वो फॉर्मूले से हम पीरियड निकाल पा रहे थे, टाइम निकाल पा रहे थे, लेकिन सारी अर्निंग्स नहीं ले रहे थे। ये मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ पे बैक पीरियड के बाद कि ये सारे ही अर्निंग्स को कंसिडर करने लगा। थर्ड इसका देखिए आप पॉइंट, इट स्टार्टेड कंसिडरिंग ऑल द ईयर्स अर्निंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इट इज़ बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। जो भी चीज़ हम अर्निंग अपने इस प्रोजेक्ट से अकाउंट्स में हम फैक्टर कर रहे हैं, अकाउंट्स में यानी कि अपने बुक्स में, कंपनी की बुक्स में हम डालेंगे, वो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है। इस पर्टिकुलर रेट में हम जो भी, इस पर्टिकुलर मेथड में हम जो भी फिगर्स ले रहे हैं वो वही फिगर्स हम कंसिडर करेंगे जो हम आगे अपने अकाउंट्स में डालने वाले हैं। रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज। रेट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, जैसे हम रेट कैलकुलेट करें तो रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज कि 20% का रिटर्न दे रहा है ये, या 10% का दे रहा है, 20% का दे रहा है, वट एवर। तो वो एक परसेंटेज में हम अर्निंग्स को कंसिडर करने वाले हैं आगे, जो हमें ये
वैल्यू देगा या जो भी हमें आउटपुट देगा ये फॉर्मूला, ये मेथड, वो परसेंटेज की फॉर्म में देगा। तो हमने स्कूलिंग में ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम कुछ चीज़ का परसेंटेज निकालते थे तो हम उसको इंटू 100 करते थे। तो इस फॉर्मूले में भी हम आगे वही देखेंगे। Profit under this method is calculated as profit after depreciation and tax of the entire life of the project। आप प्लीज उसमें ये भी ध्यान रखिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी एसेट को यूज़ करने से जो उसका नॉर्मल वेयर एंड टियर लॉस होता है, कुछ तो वैल्यू लॉस होता है या घिसता है, जैसे एक प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो, है ना, तो उसका वैल्यू कुछ जो कम होता है हर एक टाइम के बाद, एक साल के बाद उसका वैल्यू कुछ कम होगा, 2 साल के बाद शायद और ज़्यादा कम हो जाए क्योंकि और ज़्यादा यूजेज हो गया। तो यूज़ करने से किसी प्रोडक्ट को उसकी जो वैल्यू जाती है, नॉर्मल लॉस होता है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। जैसे हमने आज कोई एक नया प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट कैन भी हमारी रूटीन लाइफ का एक फ़ोन है, हमने आज खरीदा, तो हालांकि फ़ोन को या किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदते ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है इमीडिएटली, जैसे ही हम उसको ओन कर लेते हैं। बट उसको यूज़ करने के बाद जैसे जैसे वो डिवाइस या कोई भी ऐसे पुराना होता है तो उसकी कोई वैल्यू कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको यूज़ करें। फॉर एग्जांपल उसकी लाइफ 5 साल है, तो एक साल बाद अब उसकी लाइफ 1/5 जो है वो ख़त्म हो गई, 1/5 उसकी लाइफ ख़त्म हो गई। तो हमें आइडियली उसकी जो वैल्यू बुक्स में अपनी रखनी चाहिए एसेट की, वो 1/5 या 20% उसकी वैल्यू कम करके अब हमें एसेट में दिखाना चाहिए कि हमने कोई मशीनरी सपोज आज खरीदी थी 1 लाख रुपए की और उसकी 5 ईयर्स की उसकी लाइफ है, तो हम नेक्स्ट ईयर जो अपनी बैलेंस शीट में उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू दिखाएंगे वो 1 लाख ना दिखा के 80,000 दिखाएं। 20% हमने उसकी वैल्यू को कम कर दिया, 20,000 की उसकी वैल्यू पहले साल में घट गई क्योंकि हमने यूज़ कर लिया। सेकेंड ईयर के एंड में उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी 20%, तो हमें उसको 80 की जगह शायद 60 ही दिखाना चाहिए बुक्स में। अगर हम उसको 1 लाख रुपए ही रखे रहेंगे तो एक्चुअल में हम अपना प्रॉफिट को गलत दिखा रहे हैं क्योंकि उसकी वैल्यू तो वो नहीं रही। 1 लाख रुपए की चीज़ अब 2 साल बाद 1 लाख रुपए की तो वैसे भी नहीं रहेगी। अगर हम उसको बेचने जाएंगे या स्क्रैप भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसकी हमें वैल्यू 1 लाख की 1 लाख तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो डिप्रिसिएशन हमको हमेशा कंसिडर करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज डिप्रिसिएशन को हर एसेट में हर साल अपना वैल्यू कम करके ही बुक्स में दिखाती हैं ताकि वो एक्चुअल वैल्यू उनके प्रॉफिट्स का दे पाए, और ये बात सही भी है। तो हम ARR में जो भी अर्निंग्स ले रहे हैं ना हर साल में कि इस पर्टिकुलर एसेट ने हमको 20,000 रुपये करके देगा या 10,000 अर्निंग करके देगा, 5,000 करके देगा, वट एवर अर्निंग्स, वो अर्निंग्स में हमने ऑलरेडी डिप्रिसिएशन जो है उस एसेट का वो कंसिडर कर लिया है कि कम कर दिया है। और टैक्स भी जो हमको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो भी एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट तो है नहीं, मोर और लेस हमने अर्न तो कर लिया, बट हमें देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो हम प्रॉफिट्स जो भी ले रहे हैं इस मेथड में वो हम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, दोनों चीज़ें आफ्टर ले रहे हैं इस मेथड में। आगे वाले मेथड्स में हम कुछ चीज़ें बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स भी लेंगे या आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन लेंगे। वो सब हमको ध्यान रखना है कि किस मेथड में हम अर्निंग्स को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला आपको दिखाती हूँ। ARR का फॉर्मूला इसका ये है। ये ध्यान रखना कि फॉर्मूले में दोनों जगह आप एवरेज वर्ड लगा दें, एवरेज वर्ड लगा दें एवरेज वाले फॉर्मूले में, इससे इजी रहेगा आपको याद करना भी। एवरेज इनकम टैक्स, इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी कि एवरेज जो हमने इनकम अर्न की है, इंटरनल इनफ्लोज जो भी हुए हैं हमारे वो सारे ले लेंगे हम। फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स की लाइफ थी, 5 ईयर्स में हम समझ रहे हैं कि 20, 10, 5, 4, 6 इस तरह से आएगा। वो टोटल हमने कर लिया, डिवाइडेड बाय 5 कर लिया, वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए इसमें नीचे मैंने फिर से दोनों बॉक्सेस जो येलो वाले बॉक्सेस है उसमें देखिए एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे। टोटल रिटर्न्स डिवाइडेड बाय जितनी भी लाइफ टाइम है उसकी टोटल रिटर्न, जैसे कि नंबर ऑफ जितने भी आए हैं हमारे पास इनफ्लोज और जितने ईयर्स में आए हैं उसको से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ऑन एन एवरेज जितना भी हुआ वो हम ऊपर रखेंगे वैल्यू, नीचे हम उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेस्टमेंट। और एवरेज इन्वेस्टमेंट हम जनरली, बहुत सारी कंपनीज एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह पर जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, फॉर एग्जांपल मशीनरी को या किसी भी एसेट को बाय करने का जो उनका कॉस्ट था वो उसी को रख देती हैं फिगर कि 50,000 इन्वेस्ट किया था, 50,000 ही रख देती हैं।
बट जनरली हम एवरेज अगर कर रहे हैं तो हम डिवाइडेड बाय 2 करके लेने की कोशिश करेंगे सो दैट इट बिकम्स द एवरेज। तो अगर हमने 50,000 इन्वेस्ट किया था डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, एवरेज निकल जाएगा 25,000, उससे हम डिवाइड करेंगे। और क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में देना है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि ये फॉर्मूला हमें वैल्यू देगा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो टोटल इनकमिंग्स डिवाइडेड बाय आउटगोइंग इनटू 100 इज दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया जब हमारे पास उस प्रोजेक्ट ने कुछ स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया। अगर हमें वो प्रोजेक्ट कुछ स्क्रैप वैल्यू भी दे देता है, जैसे कि कोई स्क्रैप वैल्यू यानी कि बाद में बेच दिया हमने मशीनरी को, कुछ भी लोहे में बेच दिया या वटेवर उसका कॉस्ट था, छोटा मोटा पैसा हमको उससे भी मिल गया 2-4-5 हज़ार रुपया, तो वो स्क्रैप वैल्यू भी एक्चुअली में हमारा बेनिफिट ही है। उसने हमें किसी ईयर में एनुअल अर्निंग अर्न करके तो नहीं दिया, बट एंड ऑफ द ईयर में उसने हमें स्क्रैप वैल्यू दिया, तो हम उसको भी फैक्टर कर लेते हैं। तो अगर स्क्रैप वैल्यू दिया है तो ARR का फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। मतलब हम एवरेज इन्वेस्टमेंट जो निकाल रहे हैं फिर वो इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, और फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें इजीली मिल जाएगा। ये एग्जांपल मैं बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ लेके कर रही हूँ, तो हम इजीली इसको विदाउट फॉर्मूला भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बट हम फॉर्मूले में रख के ये वैल्यूज़ देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि कैसे इस वैल्यू को हम, कैसे इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं ARR को। दो प्रोजेक्ट सपोज हम लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए, जिनमें कि हमने इन्वेस्टमेंट अलग अलग करा है। आप देखिए सेम इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, 4 और 5,000 का इन्वेस्टमेंट करा है। प्रोजेक्ट ए यानी कि मशीनरी ए भी ले सकते हैं, या प्रोजेक्ट ए भी नाम ले सकते हैं आप उसका, प्रोजेक्ट बी या मशीनरी बी भी नाम ले सकते हैं आप उसका। 5,000 यहाँ का, दोनों का एक्सपेक्टेड लाइफ 4-4 साल है, यानी कि 4 साल बाद वो मशीनरी स्क्रैप हो जाएगी, होने वाली है। और जो हमने नीचे की अर्निंग्स दिखाई हैं 2,000, 1,500, 1,500 एंड देन 1,000, प्रोजेक्ट बी में 3,321 करके जो हमें दिखाई हैं, ये सब हमारी इनकमिंग्स हो गई या इनफ्लोज हो गया, एनुअल इनकम्स हो गई या एनुअल अर्निंग्स हो गई। और हम इनको अज्यूम कर रहे हैं कि एनुअल अर्निंग्स जो है आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स है। ठीक है, तो हमने प्रोजेक्ट ए में बेसिकली ये इलिस्ट्रेशन या ये प्रॉब्लम क्या बता रहा है कि हमने प्रोजेक्ट ए में 4,000 रुपये 4 साल के लिए लगाया, तो हमें इसने 6,000 रुपये अर्न करके दिया। प्रोजेक्ट बी में हमने 5,000 लगाया, वो भी 4 साल के लिए लगाया, लेकिन इसने हमें 9,000 रुपये अर्न करके दिया। तो कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, कौन से प्रोजेक्ट ने हमें बेटर करके दिया? 20% दिया एक ने, या बी ने 30% दिया, किसने कितना दिया? और जिसने हमें बेटर रेट ऑफ रिटर्न दिया, यानी कि हायर रेट ऑफ रिटर्न जो भी हमें देगा ARR के थ्रू, वो मेथड बेटर होगा। अब हम देखते हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। अब हमारा फॉर्मूला था एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज टैक्स एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो हमने इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट फर्स्ट प्रोजेक्ट में क्या किया था, 4,000 मिला, टोटल कितना था हमको 6,000, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 4 साल में मिला है टोटल, तो एवरेज आ गया 1,500, यानी कि ऑन एन एवरेज हर साल हम 1,500 रुपये के करीब अर्न कर रहे हैं। तो 1,500 डिवाइडेड बाय 2,000 हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो ये हमें 75% तक 100 से वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 75% इसने हमें दिया करके अर्न, सॉरी 4,000 को 6,000 हमने अर्न किया, तो 75% इसने हमें अर्न करके दिया। प्रोजेक्ट बी में अगर हम सेम वैल्यूज रखते हैं फॉर्मूले में, तो वहाँ पे उसने हमें 5,000 इन्वेस्टमेंट पे 9,000 अर्न करके दिया था। 9,000 डिवाइडेड 4 करेंगे तो यानी कि ये प्रोजेक्ट हमको एवरेज इनकम दे रहा है 2,250 हर साल में, और इन्वेस्टमेंट एवरेज हमने ले लिया 2,500। तो 2,250 डिवाइडेड बाई 2,500 आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90% तक दिया है इसने। और ऑन एन एवरेज अगर आप इसको ऐसे भी देखें, नॉर्मली भी देखें, तो 4,000 इन्वेस्ट करके सिर्फ 6,000 मिल रहा है, 1,000 बढ़ाया हमने और 5,000 इन्वेस्ट करके हमको 9,000 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट भी हमको अदरवाइज भी बेटर दिख रहा है, बट हम क्योंकि छोटी सी वैल्यू तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बट अगर हम इसको यही चीज़ें आपको अगर कंपनी में आप जाएंगे तो 4,000 6,000 का काम तो नहीं होगा ना, ऑब्वियसली इट वुड बी इन करोड़ और लैक्स और मिलियंस और बिलियंस में बातें होंगी। तो तब हम इसको इस तरह से फिगर ज़्यादा लेंगे तो हमें फॉर्मूले में और कैलकुलेशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो हमने देखा कि प्रोजेक्ट ए 75% रिटर्न दे रहा है हमको, प्रोजेक्ट बी जो है 90% हमको रिटर्न दे रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट कौन से मेथड से? ARR मेथड से। तो हम ये अज्यूम करेंगे ARR मेथड
ऑफ मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट बी इज़ 90, जो कि हायर है प्रोजेक्ट ए से, तो हम प्रोजेक्ट बी को चूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो, और हमारे पास एक ही ऑप्शन है प्रोजेक्ट ए का, तो भी हम ये देख सकते हैं ठीक है, हम 75% अगर कोई वैल्यू हमें दे रहा है प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करके, तो क्या हम उस पर जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, हम वो भी डिसाइड कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो हम फिर सभी का निकालेंगे ARR, और जो हमें हाईएस्ट परसेंटेज या हाईएस्ट रेट हमको दे रहा होगा, हमें उसको चूज करना चाहिए। ठीक है, ये एक और मेथड भी आप ले सकते हैं, एक और मेथड इन द सेंस मेथड सेम है, एक और इलिस्ट्रेशन या एग्जांपल भी आप ले सकते हैं जिसमें कि स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है। पिछले वाले में आपने देखा कि हमने सिंपल वैल्यू रख दिया था और स्क्रैप वैल्यू का अलग एक फॉर्मूला था टू कैलकुलेट द एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट इस तरह से निकाल लेंगे। उस फॉर्मूले के हिसाब से हमने स्क्रैप वैल्यू उसमें दे दिया है 7 और 3000, यानी कि प्रोजेक्ट ए में हमने प्रोजेक्ट ए में 50,000 रुपया लगाया है इन्वेस्टमेंट, हमने वही करा है। प्रोजेक्ट बी में भी हमने सेम ही इन्वेस्टमेंट करा है, सेम ही ईयर के लिए करा है, 5-5 साल के लिए। और आप देखिए अगर हम स्क्रैप वैल्यू को अभी कंसिडर नहीं करते तो हम देखेंगे कि 50,000 रुपया लगाने से 5 साल के लिए प्रोजेक्ट ए ने हमें 51 दिया, प्रोजेक्ट बी ने हमको 53 दिया। स्क्रैप वैल्यू अगर हम कंसिडर नहीं करते तो प्रोजेक्ट बी बेटर है हमारे लिए, कि सेम पैसा लगाने से सेम टाइम के लिए हमें 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है प्रोजेक्ट बी। तो वी कैन ऑलवेज चूज कि ठीक है प्रोजेक्ट बी इज़ बेटर देन प्रोजेक्ट ए। बट अगर हम स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर कर लें तो हमारा टोटल बेनिफिट कितना हो गया, 51,000 प्लस 7,000। प्रोजेक्ट ए से हमें 58 मिल गया और प्रोजेक्ट बी से हमको 53 प्लस 3 करेंगे तो 56 मिल गया। तो स्क्रैप वैल्यू ने चेंज कर दिया ना डिसीजन। स्क्रैप वैल्यू किसी एक मशीनरी ने हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, हम सोच रहे हैं प्रोजेक्ट बी से हमको कम मिलेगा, तो हम प्रोजेक्ट ए को चूज़ कर लेंगे कि ए हम इन्वेस्ट करना चाहिए ए में, क्योंकि वो स्क्रैप वैल्यू एंड में काफ़ी ज़्यादा दे रहा है और टोटल बेनिफिट हमको दोनों प्रोजेक्ट को अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमें ए ज़्यादा बेनिफिट देगा। यही सेम वैल्यूज़ को अगर हम इस स्क्रैप वैल्यू वाले फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज़ निकालेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट इस तरह से अगर हम निकालेंगे और फिर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें प्रोजेक्ट यहाँ पर जो ए है वो बेनिफिशियल दिखाई देगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, सिंपल टू कैलकुलेट है, ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूला इसका भी नहीं है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है कि हम दोनों चीज़ों का एवरेज ले रहे हैं। सारे बेनिफिट्स को ये कंसिडर करता है, सारे ईयर्स के एनुअल अर्निंग्स को ये कंसिडर करता है, तो इट गिव्स द इम्पोर्टेंस टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो। पेबैक पीरियड मेथड की तरह नहीं है कि सिर्फ पीरियड निकाला कि कितने पीरियड में पैसा वापस आएगा और आगे कुछ नहीं देखा, ऐसा नहीं है। इसमें हमने सारे ईयर्स के बेनिफिट को टोटल भी करना पड़ रहा है हमें, और उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड भी करना पड़ रहा है, तो हमें सारे ईयर्स के प्रॉफिट्स को इम्पोर्टेंस देनी भी पड़ रही है। हम एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। जो अकाउंट्स में हम प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे उनके ऊपर बेस्ड है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं छोटी मोटी जो हमें मिलता है एज अ प्रॉफिट, बट हम उसको अकाउंट्स में नहीं दिखाते, तो हम फिर अगर अकाउंट्स में नहीं दिखा रहे तो इसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे उसको प्रॉफिट, भले हमें हो भी रहा हो। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड रहना है हमको। इट कंसिडर ऑल द कैश इनफ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। इट कैन बी यूज फॉर द रैंकिंग एंड कंपेयरिंग टू प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। जैसे हमने 2 प्रोजेक्ट्स का एग्जाम्पल लिया है, दोनों ही फॉर्मूले को सिंपल वाले में भी और स्क्रैप में भी, तो हम ये बता रहे हैं कि हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं और रैंकिंग भी कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। अगर रैंकिंग करने का मतलब कि अगर 3 प्रोजेक्ट्स हैं और तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो रैंक कर लेंगे कि प्रोजेक्ट ए जो है वो बेस्ट है, प्रोजेक्ट सी जो है वो सेकंड बेस्ट है, प्रोजेक्ट दूसरा तीसरा जो भी है वो लीस्ट इम्पोर्टेंट है या लीस्ट बेनिफिशियल है, तो हम उसकी रैंकिंग इस तरह से कर पाते हैं। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इस मेथड के भी, हर मेथड के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहेंगे, क्योंकि ये भी ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है ARR, टाइम वैल्यू को ये भी कंसिडर नहीं करता। आगे जो भी हम मेथड पढ़ेंगे इसके बाद वो तीनों मेथड्स आप देखेंगे कि उसमें एडवांटेज में आएगा, उनके एडवांटेज में आएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। क्योंकि ये नहीं करते दोनों मेथड्स, तो इनके दोनों के डिसएडवांटेजेस में हम डालेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो भी पैसा फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट ईयर में यहाँ पर मिल रहा है 6,000 रुपया, और हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट में 5 साल के बाद 14,000 रुपये ले रहे हैं, तो 14,000 रुपये की वैल्यू 5 साल बाद 14,000 नहीं रहेगी, फॉर श्योर कम हो जाएगी। 14,000 की वैल्यू शायद 10,000 उस टाइम रहने लग जाएगी या 12,000 रहने लग जाएगा,
कुछ तो ऐसा होगा 10% से भी अगर वैल्यू लूज करेगा तो 14,000 माइनस 1400 रुपया करके हमको उसको कंसिडर करना चाहिए, बट हम नहीं कर रहे हैं इस मेथड में। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये इग्नोर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा है। इसीलिए सारे ईयर्स के इन्फ्लोज को हम कंसिडर तो कर रहे हैं, वो बेनिफिट है, लेकिन सारे ईयर्स के इन्फ्लोज को हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, और हमें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बाद के ईयर्स हैं उसमें हमें पैसे की वैल्यू को कंसिडर करके हमें उसका डिस्काउंटेड अमाउंट लेना चाहिए, यानी कि कुछ एक अमाउंट को कम करना चाहिए कुछ परसेंटेज से, जितने परसेंटेज से हमें लग रहा है मार्केट एनालिसिस करने के बाद कि मनी जो है इतना परसेंट वैल्यू लूज करेगा, हमें उतने परसेंट से उस पैसे को डिस्काउंट करके लेना चाहिए, पैसे को कम करके लेना चाहिए, ना कि हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। डिस्काउंटिंग कैसे हमको करनी है या उस पैसे को डिस्काउंट करके उसकी वैल्यू कम करके कैसे लेना है, वो हम अभी आगे वाले मेथड्स में पढ़ेंगे। उस फॉर्मूले में डिस्काउंट करके हम लेंगे तो डिस्काउंटेड रेट फार्मूलाज भी कहते हैं या डिस्काउंटेड रेट मेथड्स भी कहते हैं हम न्यू मेथड्स को, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट इसका ये डिसएडवांटेज है एआरआर का कि हम इसमें नहीं लेते। इट यूजेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रादर देन कैश इन फ्लो। मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हम जो प्रॉफिट हम अकाउंट्स में दिखा सकते हैं दिखाते हैं, या एक प्रोसेस बना हुआ है कि अकाउंट्स में ये सारे प्रॉफिट्स दिखाएंगे, वही हम कंसिडर करेंगे। अगर कुछ और बेनिफिट हो भी रहा है, कोई और बेनिफिट इन द सेंस ऑफ कैश हो रहा है, कुछ हो रहा है जो हम बुक्स में फैक्टर नहीं करेंगे। एक तरीके से कंपनीज क्या करती हैं, उसको अपना ब्लैक मनी दिखा के पैसा वो मालिक ने अपने पॉकेट में रख लिया या वटेवर कर लिया, या उससे कुछ और काम भी कर लिया बिजनेस का, मगर बुक्स में नहीं दिखाया कि प्रॉफिट हुआ। तो हम सिर्फ वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो पढ़ा है होगा बुक में, हम उसी को कंसीडर करके इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करते हैं कि हमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट या नहीं करना चाहिए। कैश सारे इन्फ्लोज को ये कंसिडर नहीं करता। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम या डिफरेंट ड्यूरेशन या लाइफ। जो भी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो भी ऊपर एग्जांपल्स लिए हैं एआरआर में, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी कंपैरिजन कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, हम डिफरेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का तो कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब दो प्रोजेक्ट जिनमें हम इन्वेस्टमेंट अलग अलग अमाउंट की कर रहे हैं, किसी में 50 किया और किसी में 5 किया, तो भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमको परसेंटेज में दे देगा पैसा, सॉरी रिजल्ट। तो हम उसे डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर वो प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टाइम के लिए होंगे, डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होंगे, तो ये हमको कंपैरिजन करने में ठीक नहीं देगा हमको अंडरस्टैंडिंग कि एक प्रोजेक्ट 10 साल का है, दूसरा प्रोजेक्ट 5 साल तक की लाइफ है उसकी। तो उन दो प्रोजेक्ट्स को हम अगर इस मेथड से कंपैरिजन करेंगे तो वो ठीक हमको नहीं देगा रिजल्ट्स। तो हमें एआरआर जो है डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दैट। अगर हम कर रहे हैं तो वो हमें राइट आइडिया देगा नहीं डिसीजन के लिए, हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा। ओके, सो दिस इज डन विद आर एआरआर मेथड, जो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड था। यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो दो थी हमारी, ट्रेडिशनल अप्रोचेस या ट्रेडिशनल मेथड्स या ट्रेडिशनल टेक्निक्स, वो दोनों हमारी कंप्लीट हो गई हैं इससे। अब जो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है मॉडर्न मेथड्स। 3 मॉडर्न मेथड हैं हमारे पास। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपके अटेंडेंस एक बार क्लिक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Give me a minute, huh?
Okay, so we are coming back to modern methods. There are three methods in modern techniques or modern methods: नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई मेथड और आईआरआर। ये तीन तीन मेथड्स हैं जो हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी ले रहे हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर साल जो हमको बेनिफिट्स होंगे या एनुअल इनकमिंग्स होंगी या एनुअल अर्निंग्स होंगी, उनको हम डिस्काउंट करके जो आज की डेट में उनकी वैल्यू है पैसे की, हम वो कंसिडर करके कैलकुलेट करके तब हम अपना एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसलिए इनको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी कहते हैं। जैसे कि 5 साल बाद अगर हमको 50,000 रुपये का कोई इनफ्लो हो रहा है तो हम उसको 50,000 कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रोजेक्ट डिसाइड करने में तो आज कर रहे हैं काम। तो आज की वैल्यू 50,000 की क्या होगी, हम उस ईयर का 50,000 नहीं लेके से 45, 46 वटेवर जो भी उसका वैल्यू लॉस होगा और वो कम वैल्यू का रह जाएगा 50,000, हम वो कंसिडर करेंगे। डिस्काउंट करेंगे हम हर मेथड, हर एनुअल अर्निंग को, और इन मेथड्स में हम तब कंसिडर करेंगे अपने प्रॉफिट को। तो इसीलिए इनको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी क्या कहा जाता है। इन सभी मेथड्स के एडवांटेज एक तो ये हो ही जाएगी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसिडर करते हैं, सभी सभी करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो मेथड है, ये मेथड फर्स्ट टेक्निक हो गया। एनपीवी भी हम इसको बोल रहे हैं, पीआई बोलते हैं सेकंड को, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का शॉर्ट फॉर्म पीआई है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का शॉर्ट फॉर्म आईआरआर है। आप अपने अगर सिलेबस को रेफर करेंगे तो सिलेबस में ये चीज़ें ना नाम इस तरह से दिया हुआ है, कैपिटल बजटिंग एंड मेथड्स, और मेथड्स के आगे उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है पीबीपी, जो भी है एआरआर, एनपीवी, आईआरआर और पीआई, इस तरह से दिया हुआ है। तो ये टेक्निक्स इन्होंने अलग से नेम भी करके दिया हुआ है और हमको भी ये सारा कुछ इस तरह से पढ़ना है। तो कौन सी टेक्निक किस में आ रही है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कौन सी मॉडर्न है और कौन सी ट्रेडिशनल है। तो दीज थ्री आर मॉडर्न, द रेस्ट टू विच वी स्टडीड ऑलरेडी आर ट्रेडिशनल वंस। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है, ये मेथड सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा आप समझिए कि इम्पॉर्टेंट है ये मेथड। और आजकल जो कंपनीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को यूज़ करती हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेने के लिए कि वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन एनी प्रोजेक्ट और नॉट। उसके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर इन टूडेज टाइम विद मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर एक्चुअली फॉलोइंग इट। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एज दी इट रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये पहला फीचर हो गया इसका कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, और इसको हम बेस्ट मेथड कहते हैं वेन एवर वी आर इवेल्युएटिंग एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अपनी कंपनी के लिए। इट इज़ वाइडली यूज इन प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा आजकल ये यूज़ होता है। द कैश इनफ्लो टू बी रिसीव एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम विल बी डिस्काउंटेड, जो मैंने आपको बताया कि वो जो भी डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में हमको डिफरेंट इनकमिंग हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, अर्निंग हो रहा है, वो हम डिस्काउंट करके उसको फिर हम अमाउंट को लेंगे, ना कि एक्चुअल अमाउंट ले लेंगे, विच गिव्स अस द राइट फिगर विच इज़ गुड फॉर अस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज आर कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, or difference between the two will be used for the acceptance or rejection of the project. So this becomes the criteria for that. So these are basically the फीचर्स। फॉर्मूला मैं नेक्स्ट उसमें करूँगी स्टार्ट, क्योंकि अभी टाइम ओवर हो गया है, मीटिंग ओवर होने वाली है। किसी को अगर अब तक कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, और अगर मीटिंग ओवर हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी आपकी क्वेरीज ले सकती हूँ। तो एनपीवी के फॉर्मूले से हम कल कंसिडर करेंगे, मैं कोशिश करूँगी कल में कंप्लीट हो जाए आपकी तीनों मेथड्स, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है बट हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो तीनों मेथड्स हम लोग कल कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, हैव गुड डे, बाय बाय।